हेलो एवरीवन। स्टोरी ऑफ द एटम्स। तो स्टोरी ऑफ एटम्स तो फर्स्ट है एटम के बारे में कि महर्षि कनद ने पहले ही बता दिए थे। कब बताए थे? 500 BC एगो। क्या बताए थे उन महर्षि कनद ने कि कोई भी मैटर है, उस मैटर को अगर आप क्या करो, डिवाइड करते रहो डिवाइड कंटिन्यू, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद और डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, उसका और डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कोई मैटर बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, कोई मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और इसीलिए एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद उस मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसके बाद बहुत लॉन्ग टाइम बाद एक साइंटिस्ट आए, जॉन डिल्टन ने अपना एक एटॉमिक थ्योरी दिया। ओके, चलो उस एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। जॉन डिल्टन के एटॉमिक थ्योरी को समझते हैं। तो फर्स्ट जॉन डिल्टन का फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ एटम्स। दैट मीन्स इस यूनिवर्स में जो भी कुछ बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर बोले तो क्या है? वो एटम है। एटम से मिलकर ही सब कुछ बना होगा। ये उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है एटॉमिक थ्योरी का। ओके, सेकंड क्या है कि जो एटम होंगे वो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उससे मिलकर ही पूरे यूनिवर्स बना हुआ है, और एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्ड क्या था? जो एटम्स होते हैं, सेम टाइप के एटम्स का मास हमेशा सेम होगा। जैसे अगर हम 2 ऑक्सीजन ले लें, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास भी कितना होगा? 16 होगा। अगर यहाँ पर आइसोटोप को हम काउंट नहीं करना है, आइसोटोप नहीं लिख रहे हैं, बट O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों ऑक्सीजन का जो मास होगा वो क्या होगा? सेम टू सेम होगा, दोनों आइडेंटिकल होगा। राइट। उसके बाद और क्या है? डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग एटम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक मास 14, 16। तो दोनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और एटम के कॉम्बिनेशन से ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और एक होल रेशियो में होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, अगर ये दोनों रिएक्ट करें तो क्या बना लेंगे? NH3। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो 2 लगाएंगे, और 3 2 just 6, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 3। तो एक होल नंबर के रेशियो में ही क्या होगा? कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कितना रेशियो में है? 3 रेशियो, नाइट्रोजन गैस 1 रेशियो। जब 3:1 रेशियो में रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड कितने रेशियो में बनेगा? 2 रेशियो में बनेगा। तो डिल्टन ने ही बोला था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है, अगर वो कंबाइन हो तो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे, जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एटम के डिस्कवर होने के बाद कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ने एक एक्सपेरिमेंट किया एटम के ऊपर। क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने एक बड़ा सा वैक्यूम ट्यूब लिया, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट में, और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप के थ्रू इनसाइड के जो भी एयर है उनको क्या किया? यहाँ से बाहर निकाल दिया। राइट। अब 2 प्लेट लगा दिया, 2 साइड में 2 प्लेट को लगा दिया उन्होंने। इस साइड लेफ्ट साइड जो रखा, इसको उन्होंने रखा कैथोड। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। राइट साइड में क्या रखा उन्होंने? एनोड। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर उन्होंने अप्लाई किया अप्रोक्स 10,000 वोल्ट। और इसके अंदर
प्रेशर को एकदम कम कर दिया गया, बहुत ही कम प्रेशर में, इसके अंदर प्रेशर बहुत ही कम है। तो क्या देखा गया कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ टू टर्मिनल में, कैथोड और एनोड में, तो जे थॉमसन ने देखा कि ये जो कैथोड साइड से एक रे निकलती है और वो एनोड के डायरेक्शन में सीधे जाते हैं। मतलब यहां से जब ये हीट होगा, हीट होने के बाद उन्होंने देखा कि यहां से स्ट्रेट लाइन में एनोड की ओर कोई रे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो इस रे को उन्होंने नाम दिया कैथोड रे। जो रे ट्रेवल हो रहा था उससे एनोड की ओर, उसने इसका नाम क्या दिया, कैथोड रे। तो इस कैथोड रे जो नेगेटिव चार्ज का होता है, बाद में ही इसका नाम क्या आ गया, इसने दिया था कि नेगेटिव चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब वो कैथोड रे जो नेगेटिव चार्ज का होता है उसी को उन्होंने क्या बोला कि यही है इलेक्ट्रॉन, राइट, जो नेगेटिव चार्ज का होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा। अब इसके बारे में मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया था कि चार्ज कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो उसने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, हाँ ये तो जे थॉमसन ने किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब ये किसने किया था चार्ज का डिस्कवर, तो चार्ज कितना होता है ये मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, तो चार्ज का डिस्कवर किसने किया था, मिलिकन ने, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन के बाद डिस्कवर हुआ प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था ये हम देखते हैं। जे थॉमसन के बाद दूसरा साइंटिस्ट आया गोल्डस्टीन। उन्होंने सेम सेटअप लिया, सेम टू सेम सेटअप, कैथोड एनोड वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम पंप से वैक्यूम मतलब इनसाइड का प्रेशर को रिड्यूस करना है, टोटली कम कर देना है, इनसाइड के प्रेशर को कम करना है। ओके, और ये पूरा वैक्यूम ट्यूब, सब सेम टू सेम, प्रोसेस पूरा सेम है, सिस्टम पूरा सेम टू सेम। बट उन्होंने क्या किया गोल्डस्टीन ने, अब उन्होंने एनोड के यहां से देखा कि एनोड में क्या होता है। अब इसके इनसाइड में क्या था, इनर्ट गैस फिल था। कौन सा गैस, इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, इस तरह कोई गैस फिल होगा। ओके, और इसका प्रेशर बहुत ही कम होगा। तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ तो उन्होंने देखा, इसने गोल्डस्टीन ने, तो गोल्डस्टीन ने क्या देखा, गोल्डस्टीन ने देखा कि एनोड से साइड से कोई रे स्ट्रेट लाइन में कैथोड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने इस रे का नाम दिया कैनल रे या फिर पॉजिटिव रे, कैनल रे या फिर पॉजिटिव रे। तो इस रे आखिर क्यों ऐसा हुआ कि यहां से जो रे जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, क्यों है। तो उन्होंने बाद में देखा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर जो भी गैस फिल है, तो उन्होंने देखा अगर कोई हाइड्रोजन गैस फिल है, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन का जो भी मास होता है वो एग्जैक्ट यहाँ पर वही मास मिला है। तो क्या रीजन है यहाँ पर ये रेस का, तो उन्होंने बताया कि कोई भी गैस अगर इसके इनसाइड में फिल होगा, वो गैस क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट होता है। अगर हाइड्रोजन गैस होगा तो हाइड्रोजन गैस होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में, और क्या रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एनोड है, इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट कर लेगा। और ये जो पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो यही जो आयनाइज गैस है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में कहा मूव होते हैं, कैथोड के डायरेक्शन में, क्योंकि कैथोड के पास क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो बस यही है कि गोल्डस्टीन ने कहा देखा था, एनोड के डायरेक्शन में, एनोड वाले पॉइंट में उन्होंने देखा कि यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन में कैथोड की ओर मूव होता है। एनोड से जो लाइन स्ट्रेट लाइन पास होता है कहां पर, कैथोड में। इसका नाम क्या दिया उन्होंने, एनोड रे या फिर कैनल रे। ओके, तो इस रे का नेचर कैसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का होगा। दैट मीन्स इसने बताया कि जो एटम के इनसाइड में, एटम के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होने बाद में क्या आया, प्रोटॉन आया। ओके, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज।
ट्रेवल कहां से होता है, एनोड से कैथोड के डायरेक्शन, मतलब इसका नेचर क्या होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट होगा। एक प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम इतना ही चार्ज होता है। चार्ज दोनों में सेम रहेगा, पर उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन रह सकता है। समटाइम आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज है तो चार्ज आपको सामने हो सकते हैं माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम समटाइम दिख सकता है इलेक्ट्रॉन के लिए। बट ये माइनस अब देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में चार्ज क्या होता है, सेम होता है चार्ज का। ओके, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो गया था। अब क्या बचा है, एक एटम में अभी जब देखते हो मॉडर्न में कि एटम के न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है, आउटसाइड में क्या होता है, ऐसे ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन का भी, बचा क्या है, न्यूट्रॉन। तो देखते हैं न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। प्रोटॉन डिस्कवर के बाद चैडविक नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उन्होंने लिया कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक मास होता है 9। और उन्होंने क्या लिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास कितना है 4। और जब इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल इन अल्फा रेज, तो अल्फा पार्टिकल से जैसे बम्बार्ड किया तो देखा गया कि यहाँ पर टोटल एटॉमिक नंबर 4 और इसका टोटल कितना है 6, मास 4 एंड 9 कितना होगा 30। तो जब इन दोनों को लेकर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किया गया तो क्या देखा गया कि इससे क्या बन गया, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और मास 12 N1, N मतलब न्यूट्रॉन, N1 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन 1 निकल गया। अब देखो इसका कोई नंबर तो नहीं, बस ओनली क्या निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया। तो चैडविक ने बताया कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखो 2 and 4 कितना 6 है, ये 6 है। एटॉमिक मास 4 and 9 13, तो 12 and 1 13। तो उसने देखा कि जो न्यूट्रॉन है यहाँ से न्यूट्रॉन अलग हो गया। इसने क्या किया, जैसे ही बेरिलियम एंड हीलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया, कौन सा, अल्फा पार्टिकल से जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो इसने क्या हुआ, बेरिलियम और हीलियम से क्या बन गया, कार्बन, और एक जो न्यूट्रॉन है वो वहां से न्यूट्रॉन अलग हो गया। तो यहीं से क्या डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन का डिस्कवर हो गया। तो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने। ओके, तो यहाँ पर प्रोटॉन का डिस्कवर हो गया जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 चार्जलेस होता है। और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज क्या है, तो डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का डिस्कवर गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का चैडविक। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर +1 और न्यूट्रॉन के ऊपर 0। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना होगा, चार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, प्रोटॉन के ऊपर भी सेम टू सेम चार्ज, बस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास है -31 किलोग्राम, एंड प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भी कितना मास होगा 1.675 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो अभी तक हमें क्या क्या पता है कि अगर कोई एटम है तो एटम का कॉम्पोजिशन क्या होगा, एटम में प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा एंड न्यूट्रॉन होगा, ये तो हमें पता है। बट कौन कहां पर होगा इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एटम का कोई तो अभी तक किसी ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं बताए हैं। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं वो जे थॉमसन ने ही बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट किसने बताया था, जे थॉमसन ने।
तो जे थॉमसन ने क्या बताए थे कि जो एटम होगा वो कैसा होता है, वाटरमेलन टाइप का होगा। जैसे वाटरमेलन कैसा होता है, अगर हम एक वाटरमेलन है उसको हम सेंटर से काट दिए, वाटरमेलन को सेंटर से काट देंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ये जो वाटरमेलन है इसके इनसाइड में कुछ ब्लैक ऐसा सीड दिखेगा आपको, इनसाइड में सीड होगा, और बाकी जो पूरा पोर्शन है वो क्या होगा, पूरा रेड होगा पूरा। ओके, तो ये एक वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन में जो ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है वो क्या है, इसमें वो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है जो किससे सराउंडिंग है, पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन से पूरा सराउंडिंग है। तो ये उसने अपने मॉडल में बताया। तो ये तो अपने मॉडल उसने बता दिया कि इस टाइप का होगा एटॉमिक मॉडल। बस इसने ये नहीं बता पाए थे, जब इससे पूछा गया क्या बताइए क्या होगा उस एटम का जिसमें एक साथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दैट मींस पॉजिटिव चार्ज एक साथ हो जाए, तो क्या होगा। उसके बाद अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग वो भी नहीं बताए थे। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, पता है अगर वन आपको ये चीज क्लियर है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन भी जितना होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन, मतलब सेम टू सेम। तो अगर सेम टू सेम जैसे -1 एंड +1 दोनों क्या कर देते हैं, 0 कर देंगे, तो क्लियर है। तो अगर इसमें दोनों मिल जाएगा तो पूरे एटम तो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा टोटली, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसने उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसे कैसे होगा कि एक साथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं। तो जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। तो जे थॉमसन में क्या प्रॉब्लम था, उसने ये बता ही नहीं पाए थे कि एक साथ कैसे रह पाएंगे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नहीं बता पाए थे। उसके बाद अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग भी नहीं शो हुआ था। तो उसके बाद साइंटिस्ट कौन आए, रदरफोर्ड। उसने क्या बताया था, उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉइल जैसे गोल्ड है उसको एक पतली सी फॉइल बनाना है, पतली सी शीट। अब उसमें से क्या करना, अल्फा रेस को पास करके देखना है कि हाँ रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल यूज किया था। तो उसमें इसके साथ कंपैरिजन करना था कि जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने एटॉमिक थ्योरी में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या वो सही था कि नहीं। तो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स इसका नेचर क्या होता है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है। ओके, अब ये एटम कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें 1 एटम को हम ले लेते हैं, 1 ही एटम को समझते हैं कि 1 एटम में कैसे एक 1 एटम है, ये चलो इसका न्यूक्लियस। तो अल्फा रेस जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। क्या देखा कि जितने भी अल्फा रेस यहाँ से एमिट हुआ वो मैक्सिमम पूरे क्या हो गए, ये पास हो गए। जितने भी अल्फा रेस आया था इस एटम से क्या हो गया, पूरा पास हो गया। ओके, उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेस क्या हुआ, थोड़ा सा बैंड हो गए, तो डिफ्लेक्ट हो गए। और 20,000 में से 1 कितना, 20,000 में से 1 क्या हुआ, जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। ये जैसे गए वैसे ही क्या हो गया, ये वापस आ गए, जिस लाइन से गए उसमें वापस आ गया। बाकी सब रेस क्या हो गया, पास हो गया। कुछ लाइन डिफ्लेक्ट हुआ। और जो तो इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर इस पूरे एटम में हर जगह प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा रे कभी भी पॉजिटिव चार्ज को पास ही नहीं कर पाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है जो एटम होता है, एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या रहता है, पूरा खाली रहता है, वैकेंट रहता है। 20,000 में से 1
उसी डायरेक्शन में गया, उसी में वापस आ गया 180 में। इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन सेंटर में है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और बहुत ही स्मॉल होता है, और पॉजिटिव चार्ज इसीलिए क्या हुआ, जैसे गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। और जो लाइट है साइड में जाके टकराए थे वो बैंड होकर चले गए, तो मैक्सिमम लाइट पास हो गई। इसका मतलब किसी भी एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली रहता है, इसीलिए पूरे लाइट पास हो गया। एटम का जो न्यूक्लियस है बहुत ही स्मॉल होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस। जो एटम का न्यूक्लियस है बहुत ही स्मॉल होता है, जो पॉजिटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, बट सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, उसके साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आउटसाइड होता है। तो ये तो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। बट अगर थॉमसन के मॉडल में देखे, उन्होंने पूरे पोर्शन को पॉजिटिव चार्ज बताया था, जो क्या है, सही नहीं है। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट, इसका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने चीज को बताया था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल और ऑर्बिट। तो शेल और ऑर्बिट होता क्या है, तो हम ये जानना कि न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर में। इसका आउटसाइड में क्या होता है, इसे ऑर्बिट या फिर शेल, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है इसको हम बोलेंगे, या तो आप बोलोगे शेल और ऑर्बिट, शेल और ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसी में। फर्स्ट वाले शेल का नाम क्या है, के शेल, देन एल, एम एंड एन। तो के शेल फर्स्ट वाले शेल में है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब नंबर कितना होगा, नंबर हो जाएगा 1, इसका नंबर हो जाएगा 2, इसका नंबर कितना हो जाएगा 3, इसका नंबर कितना होगा 4 होगा। के शेल, एल, एम, एन, इस शेल का नेम है। तो फर्स्ट वाला शेल में नंबर 1 है, सेकेंड का 2 है, थर्ड का 3, फोर्थ का 4 नंबर है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, के शेल में फिल होगा। के शेल कंप्लीट फिल होने के बाद नेक्स्ट वाले सेल में जाएगा, कौन शेल में, एल शेल। एल कंप्लीटली फिल होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंप्लीट फिल नहीं है और इसमें चल गए इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक सीक्वेंस में एक एक शेल कंप्लीट होगा, देन नेक्स्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, तो ये है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल है। तो हर एक शेल कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब ये है कि हर एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन आने के लिए नाइल बोर, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक रूल दिया था, ठीक है, नाइल बोर। इसने तो बोर ने क्या किया था, एक रूल फॉर्मूला दिया था कि एक 2n² एक फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि हर एक शेल में हाईएस्ट कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ओके, तो नाइल बोर के इस फॉर्मूले से तो देखिए फर्स्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन का मतलब होता है शेल का नंबर। ऐसे के शेल है तो 1, एल शेल है तो 2, एम है तो 3, एन है तो 4, आगे ऐसे जाते बढ़ता रहेगा, तो नंबर उसी हिसाब से होगा। तो फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये 2 into फर्स्ट वाले शेल का नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 1 जा 2, कितना आ गया। तो फर्स्ट वाले शेल में हाईएस्ट कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर हम देखें सेकेंड शेल की बात हो तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 2। फॉर्मूला क्या है, 2 into n का स्क्वायर, तो n 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 into 2 into 2 कितना हो गया 8। दैट मीन्स सेकेंड वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। थर्ड वाले शेल में है तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3, तो 2 into 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 into 3 into 3, तो कितना
3 3 जा 9 2 जा 18, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 शेल में है n नंबर मतलब मींस 4 शेल, तो 4 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 4 शेल में 2 into 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 32, तो कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोर के इसी फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन से शेल या फिर ऑर्बिट में हाईएस्ट कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो फर्स्ट वाले शेल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा सेकेंड वाले शेल में। सेकेंड वाले शेल का भी 8 कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, जैसे ही शेल कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पहले आपको जानना है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल होता है 2 8 8 18 18 32 32, ये रूल है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो, इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। इनर्ट गैस जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाला ग्रुप है 18 ग्रुप, तो उस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, तो इसके लिए जितने भी एटम्स हैं उसको हमें क्या करना होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना होता है, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हमें डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन 1 डॉट, या इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पर देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2n, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। तो लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5, उस 5 इलेक्ट्रॉन को ही हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ये बन गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। अगर ऐसा हो जाए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 2 एंड 6, इस रूल के अकॉर्डिंग पहला फिल होगा, सेकेंड थर्ड ऐसा वाला आपको डिवाइड कर देना इलेक्ट्रॉन को। तो फर्स्ट 8 में से 2 गया, कितना बच गया 6, तो हमें 6 लिख दिया। इसका मतलब ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको क्या करोगे, ऑक्सीजन के आउटर में ऐसे 6 डॉट लगा दोगे, तो ये डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आपसे पूछे फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका मतलब 2 एंड 7, तो ये फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा 7 डॉट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये 2 8 एंड 2, तो देखो 2 कंप्लीट है, 8 भी कंप्लीट है, आउटर में कौन सा है 2 है जो इनकम्प्लीट है। इसका मतलब इसका आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम देखेंगे एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 है, तो ये हो गया 2 8 एंड 3, तो आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, क्योंकि फर्स्ट 2 फिल है, थर्ड वाला में 3 है, तो इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम में कितना डॉट लगा देंगे 3 डॉट लगाएंगे। ओके, ऐसे अगर पूछे क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, तो ये हो गया 2 8 10 हो गया, और कितना बचा 7, थर्ड वाला इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कोई भी एलिमेंट हो, आप उसको क्या करो, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा, देन आप ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला फिल है उसके बाद कितना बचा है वो आप डॉट बना दो, सेकेंड फिल है उसके बाद कितना बचा है वो डॉट बना दो, राइट। तो जितना इलेक्ट्रॉन उसके आउटर में होगा उसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, अब 10 है 2 एंड 8,
2 फिल है, 8 फिल है, तो आउटर में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नियॉन के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा किसी भी एलिमेंट का। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर सबका पता होना है कि एटॉमिक नंबर कितना, कौन सा एलिमेंट का कितना है, तो आप इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एटम है, कोई भी एटम, अगर हम कौन सा कोई भी एटम ले लो, जैसे हम लेते हैं फास्फोरस, एक एटम है, तो एटम की जो नंबर होगा, नंबर नीचे लिखा होगा हमेशा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। ऊपर में क्या होगा, मास का मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। और फास्फोरस का आपको पता है इसका कितना होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका मास कितना होता है 31। ओके, तो किसी भी एटम में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इक्वल होगा। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होगा। मास क्या होता है, ये जो मास देखे, मास में प्रेजेंट क्या होता है, मास में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों का सम ही होता है मास। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो एटॉमिक नंबर पता है, देखो प्रोटॉन का ये प्लस इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, तो आपको एटॉमिक नंबर है 15, तो एटॉमिक नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटम की में कितना प्रोटॉन है 15, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये भी कितना आ गया 15। तो क्या आप न्यूटन फाइंड कर सकते हो, तो कैसे करना है, देखो मास कितना है, अगर हम फास्फोरस कंसीडर करें 31, तो 31, 15 कितना है एटॉमिक नंबर प्लस क्या है n, ट्रांसफर कर दोगे 31 माइनस 15 इक्वल टू n, तो कितना आ गया 16 आ गया। तो हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना है, मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, टोप का मतलब क्या होता है नंबर, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप का मतलब होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप। जैसे कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप है, सभी का नंबर 6 है, मास की 12 है, 13 है एंड 14 है। देखो आइसो का मतलब हमेशा सेम होगा, टोप का मतलब नंबर, तो आइसोटोप जिसका नंबर हमेशा सेम रहेगा बट मासेस क्या होगा डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप। दूसरे एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, 17, दोनों का नंबर 17, नंबर सेम है बट मास कितना है, एक का 35 और एक का 37। तो देखो ये मास डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो क्या बोलेंगे हम आइसोटोप। ऐसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं 3, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, मास 1 है, 2 है एंड 3 है, इसका अलग अलग नेम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, अलग अलग नेम है। तो ये सब क्या है आइसोटोप है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट मासेस डिफरेंट रहेंगे। इसके बाद आता है आइसोबार। आइसोटोप के बाद क्या आता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, बार का मतलब क्या होता है मास, किसका एटम का ही होगा। तो जिसमें एटम का मास सेम होगा बट नंबर डिफरेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे। ओके, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक मास है 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास है 14,
तो देखो सेम मास होगा, दोनों का मास देखो सेम 14 है, बट आप देखोगे नंबर दोनों का डिफरेंट है। तो जिसका मास सेम होगा बट नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। सेम एटॉमिक मास, एटम का मास सेम होगा बट नंबर डिफरेंट होगा, हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।